नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने वाले इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक INLD नेता अभय सिंह चौटाला ने बताया कि हमारा समझौता हो चुका है। यह तय हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी 37 और हम 53 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बाकी हम कल तय करेंगे कि हम किन सीटों पर लड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि हम हरियाणा के 4 कोनों सिरसा, अंबाला, जिंद और पलवल में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। इनमें बहन मायावती भी आएंगी। बाकी पूरे हरियाणा में आकाश आनंद और मैं मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। आज हरियाणा में कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग दुखी और परेशान हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम पेंशन बढ़ाएंगे। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 35 वर्ष पहले 100 रुपए की थी, उसे हम 7,500 रुपए प्रति महीना करेंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने IIT BHU में एक छात्रा से गैंगरेप के मामले में अभियुक्तों को जमानत दे दी है। अभियुक्तों को जमानत मिलने पर विपक्ष राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर है। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कोर्ट में पैरवी को लचर बताया और उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा के IT सेल के पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले BHU गैंगरेप के 3 अभियुक्तों में से 2 को जमानत मिलने की खबर निंदनीय भी है और चिंतनीय भी। अखिलेश ने कहा कि सवाल ये है कि दुष्कर्म करने वालों की कोर्ट में लचर पैरवी करने का दबाव किसका था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश की बेटियों का मनोबल गिराने की शर्मनाक बात है कि न केवल ये बलात्कारी बाहर आ गए, बल्कि ऐसी भी खबरें हैं कि भाजपाई परंपरा अनुसार इनका फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। क्या भाजपा इस बारे में देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी? अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में आगे देश की महिला एंकरों और पत्रकारों से भी सवाल किए। उन्होंने लिखा कि आशा है सच्ची पत्रकारिता करने वाली सभी महिला एंकर इसके बारे में अपना एक शो जरूर करेंगी। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए लिखा कि हम BJP संबद्ध उन तथाकथित ईमानदार पत्रकारों से भी रस्म अदायगी के स्तर पर ही सही, उनके महिला होने के नाते इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो बोलेंगी नहीं, लेकिन इस जमानत को सही ठहराने के लिए कुतर्क करने वाले भाजपाई प्रवक्ताओं को कम से कम टोकेंगी तो। अखिलेश ने कहा कि उन सब से इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना बेमानी है। उन्होंने पोस्ट के अंत में पूछा कि भाजपा स्पष्ट करे कि क्या देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में भाजपाई कार्यकर्ताओं को दुष्कर्म करने की विशेष छूट और स्वतंत्रता मिली हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से मुझे उम्मीद थी कि वे थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये वही नेहरू जी हैं जिन्होंने 1962 में नाना साहेब करमरकर को पद्मश्री से नवाजा था, क्योंकि उन्होंने 1921 से लेकर 1928 तक छत्रपति शिवाजी की बहुत खूबसूरत प्रतिमा बनाई थी और आप आज भी उस प्रतिमा को पुणे के छत्रपति शिवाजी नगर में जाकर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में MVA द्वारा निकाले जा रहे विरोध मार्च पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। फडणवीस ने कहा कि आप मुझे पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का लाल किले से एक भी भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नेहरू जी ने तो अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति महाराज का पूरा अपमान किया है। क्या कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी कभी उसकी माफ़ी मांगेंगी? जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि RJD को जो करना है करे। जनसुराज की लड़ाई RJD से नहीं है, हमारी लड़ाई NDA से है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो 176 सीटों पर NDA आगे है, RJD को कौन पूछ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लड़ाई हम में और NDA में है। उन्होंने आगे कहा कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जो उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है और यह जनसुराज में अन्य वर्गों के लिए पहले से कही गई बातों के अनुरूप है, इससे अलग नहीं है।
उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी के लोगों को चुनौती देता हूं, जो पिछले 30 वर्षों से मुसलमानों के नेता होने का दावा कर रहे हैं। अगर वे कह रहे हैं कि अगर आप जन स्वराज के लोगों को वोट देते हैं तो वोट बट जाएंगे, मैं उनसे कह रहा हूं कि जहां भी उनके पास मुस्लिम उम्मीदवार हैं वे उन्हें मैदान में उतारें, वहां हम हिंदुओं को मैदान में उतारेंगे, मुस्लिम को नहीं। वे पहले मुसलमानों का हक मारना बंद करें और अगर उनमें हिम्मत है तो आबादी के हिसाब से टिकट देकर दिखाएं। 2025 में जन स्वराज का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। जन स्वराज की सरकार बनेगी, जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने आज पटना में ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अब आरजेडी के इस विरोध प्रदर्शन पर जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार देश भर में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई। उस गणना के आधार पर उन्होंने तय किया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। जेडीयू नेता ने कहा कि केंद्र सरकार में भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी को जब मौका मिला था तो तब उन्होंने पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिया था। इन लोगों को परिवारवाद के अलावा कुछ और समझ नहीं आता है। जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का आइडिया है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हम जब 17 महीने सत्ता में रहे तभी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। तेजस्वी ने पूछा कि एनडीए कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ। नौटंकी तो वे लोग कर रहे हैं। आरक्षण को नवी अनुसूची में क्यों नहीं डाला जा रहा। जो आज बयान दे रहे हैं वही तो मेरे साथ बैठकर आरक्षण की घोषणा कर रहे थे। 5 लाख नौकरी उसी दौरान यानी आरजेडी और जेडीयू के कार्यकाल के दौरान मिली। खेल नीति, शिक्षा नीति उसी दौरान बनी। एनडीए के लोग नकारात्मक लोग हैं। अगर आप कुछ सकारात्मक बात कहेंगे तो उन्हें तकलीफ होनी ही है। हालांकि अगर वे सत्ता में बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ ही दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो जेडीयू के लोग ताली बजा रहे थे। उन्होंने पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि हम चुनौती देते हैं जेडीयू के नेताओं को कि वो बताएं क्या वे आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने के पक्ष में हैं या नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर क्यों सभी बड़े समाजवादी नेताओं ने समय समय पर जाति आधारित जनगणना की बात की। आज भी समाज में भेदभाव होता है। जाति का नाम लेकर गाली दी जाती है। दलित के बेटे की शादी में वे मंदिर में पूजा नहीं करेगा। यह क्या व्यवस्था है। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम बांटने की बात कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि लोग अपने नाम के आगे नाम लिखते हैं। ये क्या तेजस्वी, लालू या आरजेडी ने बनाया? किसने यादव, मिश्रा, दास या कुशवाहा बनाया? हम तो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जाति के लोग हों, आज उनकी स्थिति क्या है यह पता करो। यह पता करो कि गरीबी सबसे ज़्यादा किस जाति में है, उसका पता करो और फिर उस जाति को गरीबी से निकालो। हम केवल इतना ही चाहते हैं। पूर्व आरजेडी नेता श्याम रजक, जिन्होंने 22 अगस्त को अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, वे आज रविवार 1 सितंबर को जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूं और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो काम पर ध्यान देते हैं। वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आज़ादी के 75 साल बाद भी पिछड़ रहे हैं। श्याम रजक ने आगे कहा कि आरजेडी में रिश्ते कार्यकर्ताओं के नहीं हैं, ये सिर्फ परिवार के सदस्यों के हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव और मतगणना की तारीख में बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। अब इसी कड़ी में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम क्या कह सकते हैं। आपको याद होगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी जब मैंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने बिना किसी कारण के तारीख बदल दी थी। इसलिए उनके पास भाजपा का अपना हिसाब है और उसी के अनुसार वे चुनाव की तारीख तय करते हैं। सब कुछ भाजपा और उनकी प्रॉक्सी पार्टियों के लिए काम करता है। मुझे खुशी है कि यहाँ सभी अधिकारी स्थानीय हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी कर्मचारी जो भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों में बदलाव की घोषणा पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि भाजपा के लिए न केवल ईडी और सीबीआई काम कर रही है, बल्कि अब चुनाव आयोग ने भी काम करना शुरू कर दिया है।
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग के कारण तारीख आगे बढ़ा दी। यह दर्शाता है कि भाजपा हरियाणा में हार से डर गई है, इसलिए उन्होंने नतीजे 5 दिनों के लिए टाल दिए हैं। मणिकम टैगोर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा लोगों की नज़रों से साफ हो जाएगी। गजा पट्टी में बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव बरामद होने के घंटों बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह वक्त इस्राएल के लिए आराम का नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि इस्राएल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ नहीं लेता। हमास को संदेश देते हुए उन्होंने आगे कहा कि जो भी बंधकों की हत्या करता है वह समझौता नहीं चाहता है। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के वरिष्ठ नेता इज्जत एल रेशिक ने दावा किया कि युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण इन मौतों के लिए इस्राएल जिम्मेदार है। इस्राएल ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने गजा पट्टी से हमास द्वारा बंधक बनाए गए 6 लोगों के शवों को बरामद किया है। इस्राएली डिफेंस फोर्स ने बयान जारी कर बताया कि कल शनिवार को रफा इलाके की एक अंडरग्राउंड सुरंग में इन शवों को पाया गया था। आईडीएफ के प्रवक्ता एडम डैनियल हगारी ने कहा है कि बंधकों को हमास आतंकियों ने हमारे पहुंचने से पहले ही निर्दयता से मार दिया था। मृतक बंधकों में से एक गोल्डबर्ग पॉलिन एक अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इससे वे हताश और क्रोधित हैं। आपको बता दें कि इन सभी को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर हमले के दौरान बंधक बनाया था। हमास के उस हमले में 1200 इस्राएली नागरिक मारे गए थे और उसने कथित तौर पर 250 लोगों को बंधक बनाया था और तभी से इस्राएल और हमास के बीच शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजन इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू छिपना बंद करें और इसकी जिम्मेदारी लें। फोरम ने इस्राएली प्रधानमंत्री से कहा है कि वे देश को संबोधित करें और बंधकों को छुड़वाने की जिम्मेदारी लें। एक बयान में फोरम ने कहा कि दक्षिणी गजा में 6 बंधकों की मौत इस्राएल के हमास के साथ बंधकों की रिहाई पर समझौते की नाकामी का नतीजा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद नए पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। जेडीयू के मुताबिक केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपते हुए लिखा कि पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर भी मैंने संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करने का निवेदन किया था। उन्होंने लिखा कि आपने महसूस किया होगा कि पिछले कई महीनों से मैंने टीवी चैनलों पर चल रही बहस से खुद को दूर रखा है। आपसे अनुरोध है कि दूसरे कामों में व्यस्त होने के चलते मैं पार्टी के प्रवक्ता के पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। आप मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का कष्ट करें। बिहार सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। पूर्व न्यायाधीश और पूर्व वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर इकबाल खान ने जम्मू कश्मीर के थाना मंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं बचपन से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधाराओं से जुड़ा रहा हूं। मेरे पूर्वज नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, मैंने भी इसकी नीतियों का पालन किया। मैंने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों की हालत देखी तो मैंने फैसला किया कि मैं उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं थाना मंडी के युवाओं का आभारी हूँ। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।